हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-260 शूरभैरो। शौर्य ने नीतू को कातिल का एक क्ल्यू बातों बातों में बता दिया और फिर 1000 रुपए लेकर अपने अगले डिलीवरी के लिए निकल गया। इधर अद्विका लुकास फॉर्मा के ऑफिस के बाहर खड़ी थी, पर वो आज किसी भी एंगल से अद्विका नहीं लग रही थी। उसका पूरा चेहरा बदल चुका था। अद्विका ने गेट पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना बायोडाटा रिसेप्शनिस्ट को दिखाया और जाकर बेंच पर बैठ गई। उस वक्त वहां कई लोग उसके बगल में बैठे थे। ये इंटरव्यू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की पोस्ट के लिए था। अद्विका ने उसके हिसाब से एक कैंडिडेट का भेष धारण किया था और उसके डॉक्यूमेंट्स खुद के लिए लेकर आई थी। वो आज किसी भी हाल में ये जॉब पाना चाहती थी और उस एक्सपेरिमेंटल दवाई की जानकारी देखना चाहती थी। इधर शौर्य भी अपने काम में बिजी हो गया था। अब उसका अगला टारगेट कोई छोटा आदमी नहीं था, वो था राज्य का हेल्थ मिनिस्टर। ये हेल्थ मिनिस्टर एक पेशेवर गुंडा था और इसने कई जिंदगी उजाड़ दी थी। अपने चमचों और गुंडों के दम पर उसने मिनिस्टर पद तक पहुंच बनाई थी। इस मिनिस्टर का नाम मार्तन सालार था। इसकी कई सारी दवाइयां की कंपनियां थी, उनमें से लुकास फॉर्मा भी एक थी। आज मार्तन अपने चाहते चमचे के मरने की वजह से शहर में ही आया हुआ था। पूरे राज्य के बड़े बड़े नेता यहां आकर मीडिया के सामने अलग अलग स्टेटमेंट्स देकर चले जा रहे थे। इसी वजह से आज पूरे शहर की सुरक्षा में काफी बढ़ोतरी की गई थी। यहाँ आया हुआ नेता किसी भी तरह की ऐसी स्टेटमेंट देने से बच रहा था जिसमें एमएलए के चरित्र की बात हो, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ के लोग उन पर भी नाराज हो सकते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि पूरे शहर में इसके मौत के जश्न में दिवाली मनाई जा रही थी। मीडिया भी जानबूझकर एमएलए के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा कहने से कतरा रही थी। वहीं दूसरी ओर जब आदित्य ने टीवी पर ये न्यूज देखी तो वो भी खुद को कहने से रोक नहीं पाया, क्या भाई इसे अज्ञातवास कहता है? ये तो सरासर हमें बता रहे हैं कि यहाँ वो है, और ऊपर से मुंबई से ज्यादा दूर भी नहीं है। पता नहीं इसे अज्ञातवास कहे या सिर्फ कोई पिकनिक कहे। इधर शौर्य ने सुबह का अपना काम निपटा दिया और बच्चों को आंगनवाड़ी से लाने के लिए निकल गया। बच्चों को उसने नीचे उस्ताद के घर पर छोड़ दिया और उन्हें आज सख्ती से कहा कि अगर कोई आज भी यहाँ आकर कोई ऊटपटांग हरकत करे तो उन्हें खत्म करके उनका नामो निशान मिटा दो। शौर्य की सूचना मिलते ही बच्चे समझ गए कि यहाँ से आगे का रास्ता बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। शौर्य ने एक बार अपनी घड़ी की ओर देखा और बोला, लगता है अब उससे मिलने का समय आ चुका है। इतना कहकर शौर्य वहां से बाहर निकल गया। मिनिस्टर मार्तंड भी मीडिया में आकर गुस्से से बोल रहा था कि इस मैटर की सीबीआई जांच होगी और हम कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलाकर रहेंगे। मार्तंड ने उसके बाद एमएलए के परिवार वालों से मुलाकात की और फिर अपनी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। गाड़ी वाहन से पूरे सिक्योरिटी के साथ निकल पड़ी। उसका कन्वाया कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी अचानक मिनिस्टर की गाड़ी लाइन तोड़कर बाहर निकल गई और अचानक एक कच्ची सड़क पर दौड़ने लगी। पीछे बैठा मिनिस्टर और उसके गार्ड हड़बड़ा गए। गार्ड ने अपनी बंदूक को ड्राइवर के सिर पर लगा दिया और गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाने लगा, पर अचानक गार्ड के बगल का दरवाजा खुल गया और वह गार्ड किसी चीज के खींचे जाने की वजह से उड़कर गाड़ी से बाहर गिर गया। उसे कोई चोट नहीं आई। इधर अब गाड़ी के अंदर मिनिस्टर, उसका पर्सनल असिस्टेंट कम साथी और ड्राइवर ही बचे थे। जब पीए ने ड्राइवर के चेहरे को देखा तो वो डर के मारे कांपने लगा। वो जोर से चीख पड़ा, ये वही कातिल है। ये सुनकर मिनिस्टर की आंखें चौड़ी हो गई और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वहीं पीछे से मिनिस्टर के सभी गार्ड्स उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे, पर शौर्य जो ड्राइविंग कर रहा था उसके सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। मिनिस्टर की हालत खराब हो चुकी थी। शौर्य ने जब सारे गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया तो एक सुनसान जगह पर गाड़ी को खड़ा किया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पथ था और दूर दूर तक सिर्फ घास का मैदान था जो अब सूख चुकी थी। शौर्य ने सबसे पहले पीए के सिर पर हाथ रखा और सारी जानकारी निकाल ली, साथ ही उसके पाप की भी जानकारी निकाली। उसके बाद शौर्य ने पीए की गर्दन में उसके जेब से पेन निकालकर घुसेड़ दिया और बोला, तुझे बहुत साइन लेने की खुजली है ना, इसीलिए तुमने संभाजी नगर के उन गरीब किसानों को रातों रात गायब कर दिया। अब इसी पेन से तू मर। पीए ने अपना दम तोड़ दिया। मिनिस्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी मिनिस्टर का फोन बजा जो उसका पर्सनल फोन था।
शौर्य ने फोन लिया और उसे उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, डैड, एक डॉक्टर ने वंश के हॉस्पिटल से हमारी दवा के एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड्स को हासिल कर लिया है। मैंने उस डॉक्टर की सारी जानकारी निकाल ली है। उस डॉक्टर का नाम अद्विका है। और तभी उसकी बात को काटते हुए शौर्य ने कहा, वो इसी शहर में रहती है और उसके 4 बच्चे हैं और उसका पति एक डिलीवरी बॉय है। जब दूसरी तरफ के इंसान ने शौर्य की आवाज सुनी तो वो तुरंत बोल पड़ा, कौन हो तुम और मेरे डैड कहाँ है? इस बात पर शौर्य ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता अब इस वक्त माफी मांगने के लिए उन लड़कियों के पास जा रहे हैं जिन्हें उसने मारकर पेट पर लटका दिया था। और हाँ, तेरा भी हाल ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो तू भी तैयारी कर लेना। इधर शौर्य फोन पर बोल रहा था और मिनिस्टर के गले से आवाज भी निकल नहीं रही थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी शौर्य ने फोन को काट दिया और मिनिस्टर के पास पिछली सीट पर पहुंच गया। उसने मिनिस्टर के सिर पर हाथ रखा और उसने आज तक किए सारे पापों को देख लिया। फिर शौर्य ने सिस्टम की मदद से सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड कर लिया और उसे अपने मोबाइल से पेनड्राइव में कन्वर्ट कर लिया। अब उसे मिनिस्टर की कोई जरूरत नहीं थी। शौर्य ने मिनिस्टर के शरीर से उसके पूरे कपड़े उतार दिए और उसके बाद उसे बिना कपड़ों के गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसने अपने साथ लाई लंबी रस्सी निकाली और एक सिरे पर पीए और दूसरे सिरे पर मिनिस्टर के गले को फांसी लगा दी। पर शौर्य ने उस बड़े पेड़ पर पीए की बॉडी को उछलकर फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही एक झटके के साथ मिनिस्टर फांसी पर चढ़ गया और छटपटाने लगा। इतनी देर से वो कोई भी हलचल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पहले ही अपनी मौत को कबूल कर चुका था। फांसी लगते ही मिनिस्टर हाथ पैर मरने लगा और कुछ देर बाद वो शांत हो गया। शौर्य ने फिर उसके सामने खड़े रहकर उस कातिल के भेष में सेल्फी ली और फिर सिस्टम से बोलकर इसे अननोन अकाउंट से पुलिस और मीडिया को टैग करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कह दिया। तभी सिस्टम बोली, होस्ट, आपके इस काम से कई पीड़ितों को न्याय मिलेगा और जिस वजह से आपको नए भक्त मिलने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप अपना एक नाम भी इसमें जोड़ सकते हो। फिर कुछ सोचकर उसने एमएलए और बाल्या के साथ ली हुई सेल्फी को भी ऐड किया था। साथ ही उसके नीचे एक कैप्शन लिख दिया, तुम जितना बुरा करोगे तुम्हारे साथ भी उतना ही बुरा होगा। मैसेज फ्रॉम शूर भैरव। शौर्य ने फिर मिनिस्टर के कपड़े के ऊपर पीए का खून लिया और लिखा, गॉडफादर ही गया। मिनिस्टर पापी था और उसके पापों की सजा उससे मिल गई है और अब उसके बेटे को भी उसके पापों की सजा मिलने वाली है। अगर बचा सकते हो तो उसे बचा कर दिखाओ। उसके बाद शौर्य ने उन लाशों को पुलिस के लिए छोड़ दिया और वहां से निकल गया। शौर्य ने अब अपने नाम को लोगों के बीच फैलाने के लिए शूर भैरव का नाम चुन लिया था। कुछ ही देर में वो पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गई और सभी लोग इस पर कमेंट करने लगे। लेकिन एक भी कमेंट मिनिस्टर, एमएलए और बाल्या के बारे में अच्छी बातें नहीं बोल रही थी। कुछ लोगों ने तो तुरंत उनके किए काले कारनामे भी गिनाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में पुलिस और मिनिस्टर के गार्ड्स वहां पहुंच गए। दोनों लाशों को जब उन लोगों ने देखा तो वो लोग तुरंत हरकत में आ गए, पर उन्हें आसपास कुछ भी नहीं मिला। ऑफिसर नीतू चंद्रा भी गुस्से से इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजर मिनिस्टर के कपड़ों पर चली गई तो उसने उन्हें उठकर देखा तो उसके ऊपर के शब्द पढ़ते ही उसे पता चल गया कि एमएलए का गॉडफादर कौन था। नीतू ने गुस्से से अपना मुक्का गाड़ी के बैनेट पर दे मारा और गुस्से से उसने अपने साथियों को कहकर मिनिस्टर को उतार दिया। फिर उसने अपने सीनियर्स को फोन लगाकर मिनिस्टर के बेटे की जान को खतरा होने की बात बता दी। इधर मुंबई में पुलिस के डीजीपी ने तुरंत एक एजेंट मीट नग बुलाए और सभी काबिल ऑफिसर्स को यहां बुला लिया। इनमें विराज और इशिता सबसे आगे बैठे हुए थे। डीजीपी ने इस मामले को सबके सामने रखा। तभी विराज बोला, सर, अगर उसने पाप किया है तो अब उसे बचाकर क्या बताना चाहते हैं कि हम लोग पापियों को सपोर्ट करते हैं? अगर आप मुझे ऑर्डर दे देते हैं तो मैं खुद जाकर मिनिस्टर के बेटे को उस कातिल के पहले ठोक देता हूं। ये सुनकर डीजीपी विराज को समझाते हुए बोले, मैं भी जानता हूं कि मिनिस्टर का बेटा कोई दूध का धुला नहीं है, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ, इसीलिए हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ये सुनकर विराज ने अपनी मुठिया भींच ली और बोला, ठीक है, तो इस केस को मैं लीड करूंगा और उस मिनिस्टर के बच्चे को बचाने के साथ साथ मैं उसके खिलाफ सारे सबूत लेकर आऊंगा। ये सुनकर डीजीपी थोड़ा सोच में पड़ गए और फिर बोले, ठीक है, तो काम पर लग जाओ। विराज ने अपनी कैप उठाई और सिर पर लगाकर सैल्यूट किया और वहां से बाहर निकल गया। तभी इशिका बोली, सर, भले विराज इस केस पर काम कर रहा है, पर वो कातिल विराज को भी इस मामले में हरा देगा और ये मेरी गट फीलिंग्स कह रही है।
ये सुनकर डीजीपी बोले, मुझसे अच्छा तुम विराज को जानती हो, पर फिर भी मैं विराज पर भरोसा करता हूँ। इधर लुकास फोमा के मेन ऑफिस में अद्विका कंपनी का आईडी कार्ड पहनकर चेहरे पर एक मुस्कान लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपने एक एम्प्लॉय के साथ हर चीज का जायजा ले रही थी। साथ ही वो उस जगह को ढूंढना चाहती थी जहां वो एक्सपेरिमेंट की दवाइयां बनाई जा रही थी। अद्विका ने पूरा डिपार्टमेंट छान मारा, पर उसे कोई भी क्लू नहीं मिला। तभी कंपनी के मालिक की सेक्रेटरी ने सभी को अनाउंस किया कि मालिक के पिता के मृत्यु की वजह से आज से 2 दिनों तक काम बंद रहेगा और सभी कर्मचारी अपनी छुट्टी लेकर घर जा सकते हैं। ये सुनकर सभी कर्मचारी तुरंत अपनी छुट्टी लेकर बाहर निकलने लगे। अद्विका को कुछ समझ नहीं आया तो उसने कुछ लोगों से इसके बारे में बात की। उसे तब जाकर पता चला कि मालिक के पिता मार्तन सलार थे और उनकी आज किसी ने बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी है। ऊपर से उस आदमी ने सोशल मीडिया पर अपनी उनके बॉडी के साथ सेल्फी भी पोस्ट की है। अद्विका ने अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग न्यूज को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद वो भी बाकी लोगों के साथ वहां से बाहर आ गई। इधर शौर्य भी अपने घर पहुंच गया था। उसने घर पर थोड़ी देर तक बच्चों के साथ समय बिताया और उन्हें कई सारे चीजों की जानकारी दी। तभी उसका फोन बजा और दूसरे तरफ से आवाज आई कि उबे डिलीवरी वाले, तेरी बीवी कुछ ज्यादा ही हमारे काम में टांग अड़ा रही थी तो हमने आज उसे उठवा लिया है। अगर तू उसे बचाना चाहता है तो। तभी शौर्य ने कहा, नहीं मैं नहीं आ सकता, तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर शौर्य ने तुरंत फोन काट दिया। उस फोन करने वाले आदमी को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि शौर्य ने ऐसा क्यों कहा। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो कहता कि मेरी पत्नी को मत मारो, उसके लिए तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा, पर इस बंदे ने सीधा उसका फोन काट दिया था। फोन करने वाला कोई और नहीं अजित सेठ ही था। जब अद्विका अपने ऑफिस से बाहर निकली तो उसने अपना भेस वापस नॉर्मल कर लिया था, जिस वजह अजीत के आदमियों को वो तुरंत मिल गई और उन्होंने अद्विका को दिन दहाड़े उठा लिया और अजित के पास लेकर आ गए। अजीत जो इस वक्त कंफ्यूजन में अद्विका को देख रहा था, वो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। अद्विका की आंखों में उसे किसी भी तरह का डर महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी आंखों में उनके लिए सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। अजीत ने गुस्से से एक डंडा उठाया और अद्विका के चेहरे पर दे मारा और बोला, घूर क्या रही है तू? तुझे क्या लगा कि मैं तुम पर कोई दया दिखाऊंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे पति के बातों से लगता है कि अब उसे कोई जरूरत नहीं है या फिर वो हमसे पूरी तरह डर गया है। ये सुनकर अद्विका हंसने लगी और बोली, मेरा पति और डर ये दोनों कभी एक साथ नहीं आ सकते। मेरा पति इस दुनिया में डरता तो वो अपने बाप से ही नहीं है। वो अच्छे से जानता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहते ही अद्विका अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई और उसके हाथों के नीचे से बंदी कुर्सी टूट गई। ये देखकर अजीत बहुत ज्यादा डर गया। वह पीछे पलटने के लिए हुआ ही था, पर उससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वहीं उसके सभी गुंडे भी तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, पर जब उन्होंने देखा कि अद्विका के पीछे एक लाल कपड़े पहने बेहद सुंदर और नशीली लड़की खड़ी है, वो लोग वहीं पर जम गए। ये रक्त सम्राज्ञी थी और उसकी कातिलाना मुस्कान कहर बरसा रही थी। अचानक रक्त सम्राज्ञी अपनी जगह से गायब हो गई और एक लंबी लाल रंग के तलवार में बदल गई। वो तलवार उड़कर अद्विका के हाथों में आ गई और अद्विका की पूरी आभा बदल गई। उसका चंडी स्वरूप सबके सामने आ गया। अजीत ने जब देखा कि अद्विका के काले बाल लहरा रहे हैं और उसकी जो मासूम खूबसूरती थी वो हटकर अब भयानक और डरावनी चेहरे वाली लड़की बन चुकी है, अजीत के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। बाकी गुंडों का भी यही हाल था और अगले ही पल वहां तबाही का मंजर फैल गया। अद्विका ने गुस्से में हर उस गुंडे को एक एक करके मारना शुरू किया जो उसके नजर में आ रहा था। कुछ ही देर में वो जगह पूरी तरह शांत हो गई और वहां कोई भी जीवित नहीं बचा। अजीत के शरीर को भी अद्विका ने कई टुकड़ों में बांट दिया था। अद्विका ने तलवार को झटक दिया और खुद को आंखें बंद करके शांत कर दिया। उसने भी इन लाशों को वैसे ही रख दिया और वहां से गायब हो गई। क्या विराज आगे आकर मिनिस्टर के बेटे को बचा पाएगा? क्या अजीत सेठी की मौत अद्विका के लिए कोई बड़ी मुसीबत लाएगी? क्या शौर्य और अद्विका मिलकर मिनिस्टर के बेटे को मार पाएंगे?